हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और हम करें क्लास 12 की बेस स्टडी, जिसमें हमने अभी चैप्टर किया था वो किया था हमने 5वां चैप्टर। और अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 6वां चैप्टर। और आपको उल्टा दिखाई देगा क्योंकि फ्रंट कैमरा इस वजह से। नियुक्तिकरण स्टाफिंग। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी आपकी ऑर्गेनाइजिंग की। उसमें आपने ये डिसाइड किया था कि कितने लोग होने चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे स्ट्रक्चर पूरा काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपने पूरा एक तरह से ढांचा बना दिया था। अब उसको आपको फिल करना है, मतलब आपने ऑफिसेज बना दिए। अब उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों को जॉब पे रखना है, जिसको हम बोलते हैं नियुक्तिकरण या स्टाफिंग। अब स्टाफिंग किस तरीके से होगा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। स्टाफिंग में देखो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है सबसे पहला पॉइंट कि नियुक्तिकरण होता क्या है। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ बेटा, पहले बता देता हूँ आपको। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो एक बार वीडियो देख लो, अगर समझ में आती है तो ठीक, अदरवाइज और भी बहुत सारी वीडियोस है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि मैंने देखा था हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए वीडियो नहीं होती, तो इस वजह से मैं उन बच्चों को यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगेगी इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हो तो आप मुझे बोल देना कमेंट करके, देखेंगे तो आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नियुक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो उसका अवधारणा है, उसका कंसेप्ट क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका महत्व क्या है बेटा। देन फिर मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है। मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मानव संसाधन प्रबंध ही काफ़ी है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा भर्ती। जब आप जॉब पे अगर आपको रखना है किसी, आप मान के चलो आपकी कंपनी है और अब आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, तो आप किस तरीके से करोगे। तो उसका भर्ती, उसको हम बोलते हैं भर्ती करना, मतलब जॉब पे रखना। उसका मीनिंग क्या है, उसके स्रोत क्या क्या हैं, किस किस तरीके से आप भर्ती करोगे, वो विभिन्न स्रोतों के गुण और दोष क्या क्या हैं। क्योंकि सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सभी के किसी के प्लस पॉइंट तो नेगेटिव पॉइंट भी होंगे जरूर, वो भी हमें पढ़ना है। ध्यान रखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मज़ा भी बहुत आएगा इसमें। फिर है बेटा आपका सिलेक्शन, जो जिसको हम चयन कहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है पूरा। ये तो आगे मीनिंग, और दूसरा है इसका प्रोसेस। जब आप जॉब पे रख लेते हो तो उसके बाद आपको ये देखना होता है कि आप उनको ट्रेनिंग कैसे दोगे, उनको डेवलप कैसे करोगे। अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो मान के चलो कि उसने बीकॉम कर लिया, चलो ठीक है, कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और वो जॉब पे गया वो इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, ऑफिस में। अब उसको ठीक है भाई, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, समझदार है, मार्क्स भी अच्छे लेकर आया है, अब उसको हमने रखा जॉब पर। अब उसको काम नहीं आता, कंपनी में जो काम हो रहा है, कंपनी में एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर उसको नहीं आता, नॉलेज उसको पूरी है अकाउंट्स की, लेकिन उस अकाउंट्स को करने के लिए कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, वो सॉफ्टवेयर की नॉलेज उसको नहीं है। तो ऐसे में अब कंपनी क्या करेगी, उसको ट्रेनिंग देगी, राइट। तो ट्रेनिंग किस किस तरीके से है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसमें, सॉरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें तो क्वेश्चन आएगा बेटा। आपका जो प्रशिक्षण है और विकास जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में बोला हुआ है प्रशिक्षण और विकास के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे उनके अंदर भेद है, मतभेद, वट जो भी कह लो आपसे। तो ये टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के। शायद इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाए। वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इस वजह से थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ट्राई करेंगे कि जैसे भी होगा पॉसिबल, बेस्ट वे जो भी हो सकता है वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बहुत मज़ा आने वाला है बेटा, और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। और ये मेरा टारगेट है या जो मर्जी कह लो आप, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत बच्चों को पढ़ाया और मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं, और अब आ रही है ऑनलाइन की। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा और देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों के मार्क्स आते हैं। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चैप्टर में, कोई भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन आपको देने की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को। नियुक्तिकरण हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6।
बच्चों देखो, चैप्टर हमारा 6 नियुक्तिकरण, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम ये सारे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको जो बताए थे अभी, तो ये पॉइंट, ठीक है। और फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही थी तो इस वजह से वहाँ पे ना उल्टा दिखाई देता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे सीधा सीधा देखो, ठीक है। यही टॉपिक है, ये सारे टॉपिक कवर होंगे, टेंशन मत लो, ठीक। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है बेटा कि इसका कंसेप्ट क्या है नियुक्तिकरण का, ठीक है। नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है और इसका महत्व क्या है, ठीक। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इन्फोसिस कंपनी के जो CEO हैं उनकी एक लाइन थी यहाँ पे, बहुत अच्छी थी वो लाइन। उन्होंने बताया है कि हमारी संपत्तियाँ प्रत्येक सायंकाल मतलब शाम को दरवाजे से बाहर चली जाती है। अगर आप इमेजिन करो इस लाइन को तो बेटा बहुत मज़ा आएगा। ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है। हमारी संपत्तियाँ प्रत्येक सायंकाल दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे वापस आए। समझ में आई बात? ये कहना चाहते हैं कि जब ऑफिस बंद होता है शाम को, तब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब घर चले जाते हैं। और यहाँ पर कंपनियों को ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ इस तरह से बिहेव करें, इस तरह से उनको एनवायरनमेंट दे काम करने का कि वो अगली सुबह दोबारा काम पर आए, कोई जॉब ना छोड़े। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बना लो, आप गोल सेट कर लो, ठीक है, आप पैसा लगा लो जितना मर्जी, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं तो वो ग्रो नहीं कर सकते, राइट। सेम तरीके से आपके पास बुक्स जितनी मर्जी हो, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, प्लस टीचर अच्छा होना चाहिए जो आपको समझाए। एक स्टूडेंट को टीचर की आवश्यकता होती ही होती है किसी भी कंडीशन पे बेटा। जब हमने पढ़ाई करी थी तब हमें भी टीचर की आवश्यकता थी, और अब आप 12th में हो तो अब आपको ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, गुरु की ज़रूरत सभी को होती है। यहाँ पे अब सेम पॉइंट यहाँ पे क्या कहने को मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि अगर आप किसी भी कंपनी को ये चाहते हो देखते हुए कि भाई वो अपने गोल को अचीव करे, वो प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए उसको स्टाफ चाहिए, उसके लिए उसको कर्मचारी चाहिए जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार हो, ठीक है। तो ये लाइनें कुछ ज़रूरी नहीं है, तो ये मैं आपको नहीं पढ़ के बताने वाला। आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो। मैं आपको बेटा मेन चीज़ें ही पढ़ाऊँगा ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना बने। अदरवाइज फिर अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है बेटा, मेरे पास तो इतना इंटरनेट भी नहीं होता। हाँ सुनो बेटा, आगे नियुक्तिकरण का अर्थ। पहले पॉइंट देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। मतलब कि कंपनी के अंदर आपको बस जॉब पे रखना है लोगों को, उसको जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नियुक्तिकरण करना। मतलब लोगों को जॉब पे रखना, इस चीज़ को ही हम बोलते हैं स्टाफिंग या नियुक्तिकरण। तो अब नियुक्तिकरण भी देखो ना, नियुक्त करना अगर आप अलग अलग करोगे तो नियुक्त करना, नियुक्त करने का मतलब क्या है, जॉब पे रखना, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब उन्होंने डेफिनेशन में भले उन्होंने उसको लंबा चौड़ा करके लिख दिया, बात अलग है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, यहाँ पे अच्छी लगी मुझे। नियुक्तिकरण का अर्थ संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने से है। अंडरलाइन करो बेटा बातें। नियुक्तिकरण का अर्थ संगठन में स्थापित विभिन्न पद। स्थापित विभिन्न पदों का मतलब है कि आपने जो पहले से बना रखे थे, आपने जो डिवाइड कर रखे थे, ये ऑफिस है, ये आपके डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में ये लोग आने वाले हैं पद के महत्व के अनुसार, और जो उसकी जो गरिमा है उस पद की, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की जगह है, अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं आप कोई इंजीनियर रखोगे, राइट। तो पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्ति जो फुलफिल करे उसकी रिक्वायरमेंट को, उनको आपको नियुक्त करना होता है। तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहली कि पहले से ही पद आपके सामने, खाली जॉब के सामने पड़े हुए हैं। दूसरा, उसके महत्व के अनुसार, मतलब उसके अकॉर्डिंग, उस जॉब के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को जो उसके योग्य है उसको रखना। 3 चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि अर्थात अधिक महत्वपूर्ण पदों पर अधिक योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है और कम महत्वपूर्ण पदों के लिए अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्तियों को भी काम लगा के चला सकते हैं कि चलो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लेबरगिरी करनी है, माल ट्रक पे लोड करना है, अनलोड करना है, तो ऐसे में कोई भी पर्सन चल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं मैनेजमेंट की तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि नियुक्तिकरण में हमें क्या क्या करना है, तो नियुक्तिकरण में बेटा ये सारी चीज़ें मिलकर बनती है। जैसे रिक्रूटमेंट करना होता है, मतलब जो जॉब पे रखना होता है लोगों को। फिर सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए ही आप रिक्रूट कर पाते हो।
सिलेक्शन करने के बाद आप उनको ट्रेनिंग दोगे, मतलब प्रशिक्षण दोगे, और जब उनको बहुत टाइम हो जाएगा काम करते करते फिर आप उनको प्रमोशन दे दोगे, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर बहुत आसान है और करने में मज़ा भी बेटा बहुत आएगा इसमें, ठीक है। ओके, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है। अगर डेफिनेशन अगर देखोगे आप किसी राइटर की, तो ये दोनों ही वैसे अच्छी है, ये वाली भी देख लो, ये वाली भी अच्छी है। हेमन की नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है उनको सैलरी देना, ठीक है। यही डेफिनेशन याद कर लो अगर करनी है तो। अब देखो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि डेफिनेशन कौन सी लिखे एग्जाम में। बेटा हमेशा याद रखो, राइटर की लिखोगे विद नेम बेटा, और आपको ये चेंज नहीं करना कुछ भी इसमें से, एज इट इज लिखनी होती है राइटर की डेफिनेशन, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, पूरे चांसेस। लेकिन अगर आप अपनी साइड से ऐसी कोई डेफिनेशन लिखते हो ऐसे तो ऐसे में आपके आधे नंबर तो मिलते ही मिलते हैं, पूरे नंबर मिलने के चांसेस कम होंगे। ये देखो तब मार्क्स काटे जाते हैं जब आपके फुल मार्क्स बन रहे होते हैं, जैसे आपके 95, 97 मार्क्स बन रहे हैं, तो ऐसे में वो मार्क्स काटे जाते हैं बाद में कि आपने राइटर की नहीं लिखा, चलो आधा नंबर दे दो यहाँ पे। तो टीचर तो बैठा है आपके नंबर काटने के लिए, देने के लिए थोड़ी बैठा है वो। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो बेटा राइटर की याद रखो, और अगर आप कहते हो कि नहीं सर हाथ थोड़ा तंग है हमारा बिजनेस में, पास हो जाए वही बहुत है, तो बेटा फिर इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बात करते हैं विशेषता की। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा विशेषता, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इस चीज़ को बेटा। ओहो आराम से भाई। मनुष्य देखो विशेषताएं क्या है, मनुष्य से संबंध। पहली चीज़ तो ये है कि बेटा आप नियुक्तिकरण लोगों का करोगे, ज़ॉम्बीज का तो नहीं करने वाले, ना ही जानवरों का करोगे, ना ही आप करोगे भूतों का, ठीक है। मनुष्य का करोगे, इसलिए लिखा है मनुष्य से संबंधित है। दूसरा है बेटा एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय कार्य से थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो प्रबंध का कार्य भी आप तभी स्टार्ट करोगे ना जब लोग होंगे, जब लोग ही नहीं होंगे तो आप प्रबंध कैसे करोगे। कर्मचारी नियुक्ति कार्य की दूसरी विशेषता इसका पृथक प्रबंधकीय कार्य होना है। पृथक प्रबंधकीय कार्य होने का अभिप्राय ये है कि यह किसी मुख्य कार्य का अंग ना होकर स्वयं एक मुख्य कार्य है। आप ये कह सकते हो कि ये एक होता है ना कि एक काम को करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मतलब उसी का ही एक पार्ट होता है। जैसे मोबाइल आपको बनाना है तो मोबाइल बनाने के लिए कितने सारे काम करने होते हैं, तो ये उनमें से कोई काम नहीं है, ये एकदम अलग काम है आपका, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि आंसर कोई जमा नहीं, बट क्या कर सकते हैं, बुक का तो ऐसे ही है बेटा, खींच के आंसर टॉपिक देते रहते हैं और पढ़ना हमें पड़ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा सभी प्रबंधकीय स्तर पर आवश्यक होता है। आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो बेटा, वहाँ पे आपको स्टाफिंग चाहिए, कोई भी स्टाफिंग, आप कोई भी लेवल ले लो, जैसे टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लो लेवल हो गया, हर जगह आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए, हर जगह क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध है। कोई बिजनेस अगर समाज के बीच में बेटा रह के काम करता है, आप बताओ यार, कोई भी बिजनेस अगर कोई भी ऑफिस खुला हुआ है तो ऑब्वियसली बात हो समाज के बीच में ही खुला हुआ है। ऐसा तो है नहीं चांद पे उसने ऑफिस खोला होगा, खोला तो उसने यहीं पे होगा, पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं, और पृथ्वी पे कौन रहता है बेटा, समाज, राइट। तो ऐसे में क्या हो जाता है आपका कि सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप उसी के डायग्राम में, मतलब आपका जो अर्थ है उसी के आसपास अगर आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है वो काम करोगे, समझ जाओगे आप मेरी बात, समझ भी गए होंगे कि सर खींच रहे बस काफ़ी और कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली बेटा क्या है कि जब आप पृथ्वी पे बेटा काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हो वो कर रहे हो लोगों के रिसोर्सेज, जिसमें सभी का हक है। और ऐसे में यहाँ पे आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो लोगों से, समाज से, तो समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व भी है कि उनके लोगों को आप जॉब प्रोवाइड कराओ, उनको एक अच्छे प्रोडक्ट बना के दो ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो सके। लास्ट है जो बेटा वो है बेटा आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, पहले तो मैं एक बार जरा पढ़ देता हूँ बेटा। कर्मचारी नियुक्ति कार्य निष्पादन पर संस्था के आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर आप कर्मचारी की नियुक्ति करोगे तो ऐसे में जो बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर जो एनवायरनमेंट बना है उसका कोई ना कोई प्रभाव तो बेटा बनेगा। क्या है, संस्था के आंतरिक वातावरण में संस्था के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे प्रमोशन पॉलिसी हो गया आपका, डिमोशन पॉलिसी भी हो गया, ट्रांसफर पॉलिसी भी हो गया। यदि संस्था की यह नीति है कि खाली पदों को
पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा तो उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर संस्था में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को ही प्राप्त होगा और बाहरी व्यक्तियों को केवल निम्न स्तरीय पदों पर ही नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार संस्था की आंतरिक नीति का नियुक्तिकरण कार्य पर प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी इफेक्ट आप देख लो, अगर बाहर का देखो या अंदर का देखो। आज जैसे यहाँ तो इन्होंने अंदर का बताया था कि चलो ठीक है, अंदर की इन्होंने पॉलिसी बना रखी थी कि भाई कोई भी अगर हम प्रमोशन करेंगे तो हमारे बिजनेस में पहले से जो काम कर रहे हैं 10-15 सालों से, जो बुढ़े हो चुके हैं, उन्हीं को हम प्रमोशन देंगे, उन्हीं को मैनेजर जनरल मैनेजर बनाएंगे, उन्हीं को ही हम मालिक बना देंगे। लेकिन अगर मैं बाहर के वातावरण की बात करूं, बाहरी वातावरण का मतलब हो गया आपका आर्थिक वातावरण हो गया, आपका सामाजिक वातावरण हो गया, राजनीतिक वातावरण हो गया। तो अगर मान के चलो बाहरी वातावरण में अगर सरकार कहती है कि मिनिमम सैलरी 15,000 होगी ही होगी, वैसे कहीं भी रखा है, अगर बोल दे तो ऐसे में आप कोशिश ये करते हो कि जहाँ पर भी आप नियुक्तिकरण करोगे, मतलब जो भी पर्सन को रखोगे जॉब पे, तो आपको, क्योंकि आपको सैलरी तो उतनी देनी है, तो आप कोशिश करोगे कि मैक्सिमम जो पर्सन आपको प्रॉफिट दे सके उसी को आप जॉब पे रखोगे, फ्रेशर को फिर नहीं रखोगे। रीज़न क्या है कि जब सैलरी अगर आपको 15,000 देनी है, कोई फ्रेशर अगर आएगा तो 8,000 में आ जाता, लेकिन सरकार ने पॉलिसी कर दी 15,000, तो ऐसे में फिर आप फ्रेशर को अवॉइड कर दोगे और फिर आप कहोगे कि नहीं, मुझे वो पर्सन चाहिए जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सैलरी तो ज़्यादा देनी पड़ रही है, राइट। तो बाहरी वातावरण पे भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। अब बात आ जाती है बेटा इसका महत्व क्या है बच्चे। महत्व भाई अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर बिजनेस चलेगा तो बेटा कर्मचारी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे महत्व में बेटा क्या पॉइंट है, 5 पॉइंट है, ठीक है। फालतू की बातें बोली हुई है और कुछ भी नहीं है, महत्व तो बेटा है ही है इसका, महत्व क्यों नहीं है। पहला पॉइंट, योग्य कर्मचारियों के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक है। स्टाफिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप योग्य कर्मचारी, समझ लो पॉइंट, एक ऐसे कर्मचारी जो योग्य हैं उस जॉब को करने के लिए, उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च निष्पादन में सहायक। उच्च निष्पादन का मतलब क्या हो गया कि बेटर परफॉर्मेंस। अगर आप नियुक्तिकरण करते हो, आप बाहर के लोगों को इनवाइट करते हो, मैक्सिमम लोगों को बोलते हो कि भाई आओ इंटरव्यू दो और हमारे पास एक पोस्ट खाली है, तो ऐसे में अगर 10 लोग भी आ जाते हैं तो 10 में से आप बेटर पर्सन को सेलेक्ट करोगे जिसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, जिसको डिग्री भी जिसके पास अच्छी होगी, राइट, जो माइंड के लेवल भी बहुत अच्छा होगा, तो बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है उससे। थर्ड पॉइंट है बेटा उपक्रम की निरंतर दीर्घायु एवं विकास में सहायक है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस, आपका जो एंटरप्राइज है वो आगे चल के मतलब कि प्रोग्रेस करे, तो ऐसे में आपको योग्य व्यक्ति चाहिए होंगे, और योग्य व्यक्ति आपको मिलेंगे कहाँ से, नियुक्तिकरण से। तो वो जो व्यक्ति जो आप सेलेक्ट करोगे वो हेल्प करेगा आपके एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाने में। मतलब वही चीज़ें है, कुछ ही नहीं है। ये वाला पॉइंट बेटा सेम है, बिजनेस में सिर्फ खींचा हुआ है और आंसर और कुछ भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट बेटा मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक है बेटा, ठीक है। मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग, या देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हमेशा यही होता है कि उसका मैक्सिमम लेवल तक उसको निचोड़ लो अच्छे से, उसके अंदर एनर्जी का ना थोड़ा सा भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए, उसको पूरी तरह से उसको निचोड़ लो। मतलब जितना मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हो उस पर्सन से वो सारा निकाल लो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ होगी बेटा, नियुक्तिकरण में होगी अगेन। वैसे देखा जाए तो ये है कि हमारे बिजनेस का ना मेन मोटिव ये होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है ना उसका मैक्सिमम लेवल तक उसको यूज़ कर लो। अगर एक पर्सन अगर 8 घंटे काम कर सकता है तो उससे पूरे 8 घंटे काम करवाओगे आप। अब ये नहीं कहोगे कि जा बेटा मुन्ना 5 घंटे काम कर, जा अपने घर चला जा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखो, जब नियुक्तिकरण में क्या है, आप नियुक्तिकरण में आप ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करते हो जो बहुत अच्छे लेवल तक एक्सपीरियंस ले चुका है, जिसको काम करना आता है, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करा सकता है। अल्टीमेटली आपको ऐसे लोग ही चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे ताकि वो गोल अचीव हो जाए, और वो अचीव करने के लिए आप उन लोगों को बहुत मैक्सिमम लेवल तक उसको यूज़ करोगे। सिंपल सी बात है। तो वही बोला हुआ है कि मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक है। कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जितने लोगों की हमें ज़रूरत है आप उतने लोगों को ही जॉब पे रखोगे, मैक्सिमम लोगों को जॉब पे नहीं रखोगे, ठीक। मतलब कहने का ये है कि जब 4 लोगों से काम हो सकता है तो 5वां इंसान क्यों रखें हम, ठीक।
लास्ट पॉइंट है बेटा, कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि में सहायक है। कर्मचारियों को देखो आप ठीक है काम ले लेते हो उनसे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब उनको आप डिमोटिवेट कर दो। नियुक्तिकरण का काम कहीं ना कहीं ये भी है कि कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहना, उनके अंदर जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उनको हमेशा आगे की तरफ मतलब अग्रसर क्या कहते हैं ना फ्यूचर के लिए उनको प्रोत्साहन देना कि आज अगर आप एक नॉर्मल से कर्मचारी हो तो कल को आप सुपरवाइज़र बनोगे, फिर आप मैनेजर बनोगे, फिर आप जनरल मैनेजर बनोगे, फिर हो सकता है कि आप CEO बन जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाओ, राइट। आप इस तरीके से उनको मोटिवेट करते हो, ज़्यादा सैलरी के लिए मोटिवेट करते हो कि अगर आप 6 घंटे काम करते हो तो आपको सैलरी इतनी मिलती है, लेकिन अगर आप 10 घंटे काम करोगे तो आपको सैलरी इतनी मिलेगी। मोटिवेट करना भी नियुक्तिकरण का ये एक पार्ट होता है बेटा। निष्कर्ष में कंक्लूजन में लिखा है कि उपरोक्त अनेक कारणों से स्पष्ट होता है कि आज मानव संसाधन एक संगठन की सफलता का आधार है। नो डाउट यह अन्य भौतिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब कि मशीनों से, पूंजी से अलग है। अतः नियुक्तिकरण का प्रबंध प्रक्रिया में विशेष स्थान है और इस पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है बेटा। ठीक है, अब बात आ जाती है HRM की। तो मानव संसाधन प्रबंध क्या है ये आप पढ़ लेना, आपके सामने बुक ये रखी हुई है, आपको समझा देता हूँ ये पॉइंट है क्या चीज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में बेटा एक डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट। उनका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि ये मेंटेन करके रखना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की आवश्यकता है और वो पूरे साल भर वो जो डेटा है, वो जो क्वांटिटी है वो पूरी रहे। मतलब अगर मेरे एंटरप्राइजेस में अगर 1000 लोगों की आवश्यकता होती है तो HR डिपार्टमेंट का काम ये होगा कि वो ये इंश्योर करे, ये पक्का करे कि 1000 लोग पूरे साल भर वहाँ पर रहे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और काम करें। अगर और HR डिपार्टमेंट का ही बेटा काम होता है इंटरव्यूज लेना और उनको रिक्रूट करना, जॉब पे रखना, उनकी सैलरी डिसाइड करना। HR का सिर्फ यही काम होता है बेटा, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब हम बात करते हैं बेटा HR की या HRM की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके लिए एक HR डिपार्टमेंट अलग से बनता है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है कि आपको ऐसे मैनेजमेंट करना है लोगों का कि कभी उसकी कमी ना पड़े और आपका काम निरंतर चलता रहे। ठीक है, अब आप इसको पढ़ लेना बेटा अच्छे से। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। स्टाफिंग एज नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में। कुछ नहीं बेटा, इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, ये पढ़ना मत गलती से भी। ठीक है, बात आ जाती है नियुक्तिकरण का प्रोसेस क्या है। ये थोड़ा अच्छा है, ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा ये क्या चीज़ है। अगर हम बात करते हैं बेटा नियुक्तिकरण प्रक्रिया की, स्टाफिंग की प्रोसेस की, तो बेटा सबसे पहले जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है हमारा मानव शक्ति आवश्यकताओं का आंकलन करना। सबसे आप मेजरमेंट करते हो कि आपको कितने लोगों की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है? भर्ती करना। आप एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो जहाँ पे आप लोगों को जॉब के लिए बेटा बुलाते हो। ठीक है, अब आप वो लेटर लिख सकते हो, इंटरनेट पे डाल सकते हो, या अपने ऑफिस के बाहर एक पर्चा चिपका सकते हो। तो वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप लोगों को इनवाइट करते हो। भर्ती में क्या हो जाता है? आप इनवाइट करते हो लोगों को कि आओ और हमारे पास आके इंटरव्यू दो। ठीक है, थर्ड जो बेटा पॉइंट आ जाता है बेटा, वो आ जाता है आपका चयन का, मतलब कि आप सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हो। सिलेक्शन प्रोसेस को बेटा एक नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे आप जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आती है उसमें से आप मोस्टली एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर देते हो, इस वजह से इसको हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा कार्य पर लगना तथा अभिविन्यास। इसका मतलब क्या हो जाता है? अभिविन्यास का मतलब हो जाता है आप इंटरव्यू जैसे ही वो आप सेट कर लेते हो कि हाँ भाई ये पर्सन परफेक्ट है हमारे लिए, फिर आप उसको जॉब पे रखते हो। अब जब जॉब पे उसका पहला दिन होता है तब ऐसे में आप उसको इंट्रोडक्शन कराते हो बाकी सभी स्टाफ के साथ, उसको बोलता है अभिविन्यास कराना, ओरिएंटेशन कराना। ठीक है, आप मेल मिलाप करते हो, बातचीत करते हो, हाँ भाई क्या हाल चाल तेरे, ये वो फ्रेंड बताना। ठीक है, तो कार्य पे आप उसको एक पोस्ट बता देते हो कि भैया इस ऑफिस में, इस जगह, इस फ्लोर पे, इस कुर्सी के ऊपर तुम्हें बैठना है और तुम्हारा ये काम है। ठीक, फिर उसके बाद सिर्फ इतना ही बता देना काफी नहीं होता, फिर आप उसको क्या देते हो बेटा? ट्रेनिंग देते हो और उसको डेवलप करते हो, मतलब उसका विकास करते हो। ठीक, देन जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेते हो फिर वो जॉब करना शुरू कर देते हैं। फिर कई सालों के बाद फिर आप ये चेक करते हो कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो अप्रेजल देते हो, मतलब कि आप उसको
प्रमोट करने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई चल हम आपका प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक क्या कह सकते हैं आप अप्रेजल देते हो, देन प्रमोशन यहाँ पे होगा पदोन्नति तथा कैरियर नियोजन। ठीक है, इसके अंदर आप प्रमोशन को दे देते हो, आप ये चेक करते हो कि भैया क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अनुशासन में है या नहीं, कार्यकुशलता में है या नहीं, ये सारी चीजें देखने के बाद आप उसको प्रमोशन दे देते हो। उसके बाद बेटा बात आ जाती है क्षतिपूर्ति कंपनसेशन की। बेटा कंपनसेशन मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनसेशन का मतलब हो गया कि आप जो भी सर्विस उससे ले रहे हो तो रिटर्न में आप क्या दे रहे हो, उसको सैलरी दे रहे हो। ठीक है, आप सैलरी अलग अलग तरीके से, जो कंपनसेशन अलग अलग तरीके से होता है। एक तो आपने मेन सैलरी दे दी जो आप देते हो। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि हो सकता है कि आपका ऑफिस बहुत दूर हो, जहाँ पे कोई इंसान ना हो दूर दूर तक, राइट। तो ऐसे में आपने उसको क्या दे दिया, एक रूम दे दिया अपने ऑफिस के आसपास ही, तो उसका रेंट आप दोगे। ठीक है, मतलब कंपनी देगी। और कई बार मोबाइल फोन के बिल भी कंपनी पे करती है, राइट। तो ये सारी चीजें मिल मिला के, मतलब यहाँ से आप पढ़ लोगे तो मिल मिला के, छुट्टियां वुट्टियां भी बेटा इसी में काउंट होती है। सारी चीजें मिल मिला के जो भी एक पैकेज पूरा मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब ये हो गया कि जो भी उसने अपना टाइम दिया, अपनी सर्विस दिया आपको, और आपने रिटर्न में उसको क्या दिया। ठीक, ओके। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटाओ 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 हटाओ। यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, भर्ती अवधारणा एवं स्रोत, रिक्रूटमेंट कंसेप्ट एंड सोर्सेज। ठीक, अब भैया भर्ती रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, अब आप कहोगे सर अभी भी तो पढ़ा था, ये क्या था। ठीक है, वो एक अलग चीज थी बेटा, ये एक अलग चीज है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो बेटा आपको देखने को मिलेगा कुछ, ये बेटा नियुक्तिकरण था जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बेटा भर्ती है, फिर सिलेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है बेटा भर्ती की। भर्ती का मतलब मैंने आपको बताया था, रिक्रूटमेंट का मतलब कि आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को कि भाई आओ और हमारी कंपनी में आके इंटरव्यू दो और हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस यही होता है और कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करो तो यहाँ पे लिखा है इसका अभिप्राय भावी कर्मचारी, मतलब फ्यूचर में होने वाले जो कर्मचारी जो आपके लिए बन जाएंगे, भावी कर्मचारियों की खोज करना, उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली आप उनको ये बोलते हो कि आजा राजा जॉब कर ले यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी चीजें देखो, प्रोसेस ये डेफिनेशन हटाओ, साइड में करो इसे। प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है बेटा भर्ती की। आप कर्मचारियों को जब आप इनवाइट करोगे कि भाई आओ और हमें यहाँ पे अप्लाई करो जॉब के लिए, तो उससे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पूरा प्रोसेस क्या है बेटा, तो पहला पॉइंट है कर्मचारियों की मांग। सबसे पहला अभी हमने पढ़ा भी था कि सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि कर्मचारी आपको चाहिए कितने। जैसे आप बेटा ये पता कर लेते हो आपको कर्मचारी कितने चाहिए, देन उसके बाद बेटा आ जाता है आपका पॉइंट ये भर्ती के स्रोतों की पहचान करना। ठीक है, क्या है बेटा, भर्ती के स्रोतों की पहचान करना। आपको ये देखना है कि जो आप कर्मचारियों को बुला रहे हो तो बेटा कहाँ कहाँ से बुलाओगे, किस किस स्रोत से बुलाओगे। ठीक, जैसे इंटरनेट से बुलाओगे या आप क्या कहते हैं कॉल करके बुलाओगे, किस तरीके से बुलाओगे बेटा, या किसी एजेंसी के थ्रू बुलाओगे। उसके बाद आ जाता है बेटा इच्छुक लोगों को आमंत्रण करना, इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। अब इसमें क्या लिखा है बेटा वो देखो जरा। दूसरे चरण में स्रोतों का पता लगा लेने के बाद, मतलब जब यहाँ पे आप स्रोत पता कर लेते हो कि हाँ भैया मुझे इस सोर्स से, रेडियो से, टेलीविजन से, फलाना ढिमकाना से, किसी भी तरीके से या गली गली जाके अपने आप को हंटर मार मार के आप उनको इनवाइट करोगे, किसी भी तरीके से कह लो आप। जब आप पता कर लेते हो तो देन उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट होता है बेटा वो ये हो जाता है, ये चेक करना कि दूसरे चरण में स्रोतों का पता लगा लेने के बाद इच्छुक लोगों को आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए कर्मचारी प्रबंधक एक विशेष सूचना तैयार करता है जिसमें इस प्रकार विवरण दिया जाता है। रिक्त स्थानों की संख्या क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है, अपेक्षित योग्यताएं क्या है, अनुभव क्या है, पारिश्रमिक क्या है, नौकरी की शर्तें क्या है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है। सूचना आकर्षक एवं सरल भाषा में तैयार की जानी चाहिए ताकि अधिकाधिक आवेदन प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे आप मोड डिसाइड कर लेते हो, यहाँ पे इसी तरीके से हम मंगाएंगे, बुलाएंगे लोगों को। अब जब आपने सोर्स तैयार कर लिया, अब बुलाओगे कैसे। जैसे मैं कहता हंटर मार मार के गली में जा जाके और डमरू बजाओगे, ऐसा तो करेंगे। तो करना क्या है, आप एक फॉर्म तैयार करते हो। ठीक है, और फॉर्म में ये सारी चीजें मेंशन कर देते हो। ठीक, और कोई भी पर्सन इंटरव्यू के लिए अगर तैयार है कि हाँ भाई मुझे जॉब चाहिए, तो आप वो फॉर्म उसको पकड़ा देते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें भर लेते हैं।
अगर उसको लगे कि हाँ भाई मेरे को जॉब मिल सकती है, ये जॉब मेरे लिए बनी है, तो योग्य व्यक्ति आ जाएगा। आगे लिखा है योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना। तो जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एक तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म है बेटा। आप एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हो और फिर वो फिल कर देते हैं। देन उसके बाद फिर आपको सूची तैयार करनी होती है कौन से लोग आपके काम के हैं। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, कर्मचारी भर्ती के स्रोत क्या क्या है बेटा। तो कर्मचारी भर्ती के बेटा स्रोत दो तरीके के हैं, एक होता है बेटा बिजनेस के अंदर, एक होता है बिजनेस के बाहर। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, रुको। देखो बेटा, ये बिजनेस है, ठीक है, ऑफिस है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे लोग, क्योंकि मुझे जॉब पे रखना है, ठीक है, मुझे एम्प्लॉयज चाहिए। अब दो तरीके से है, या तो बिजनेस के अंदर जो काम कर रहे हैं, या तो मैं उन्हीं को बोल दूं कि भैया आ जाओ, आप फर्स्ट फ्लोर पे काम करते हैं, सेकंड फ्लोर पे आ जाओ आप काम करने के लिए। या फिर बाहर के लोग जो बिजनेस के बाहर जो घूम रहे हैं, या तो मैं उनको बुला लूँ। ठीक है, तो आंतरिक स्रोत, बाहरी स्रोत। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा आंतरिक स्रोत की, तो आंतरिक स्रोत में 3 तरीके से है, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ। या तो आप ट्रांसफर कर दोगे, एक टीचर मान के चलो, एक टीचर की जहाँ पे आवश्यकता नहीं है लेकिन 2 गली छोड़ के है, तो आप यहाँ से उसको ट्रांसफर कर दोगे दूसरी गली में। ठीक, तो आपकी एम्प्लॉयज़ की जो भी रिक्वायरमेंट हो पूरी होगी। प्रमोशन कर दिया आपने, जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली थी तो आपने मैनेजर को GM बना दिया। ले ऑफ, ऐसे अलगाव, इसका मतलब क्या हो जाता है कि कुछ टाइम के लिए आप कर्मचारियों को, जब तक काम चलता है तब तक तो चलाते हो, जब काम आपका ठप है, बंद है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप उन लोगों को घर भेज देते हो, गांव भेज देते हो, बोल देते हो कि जाओ भाई अभी हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब हम आपको बुला लेंगे। तो इस तरीके से भी आप रिक्रूटमेंट कर लेते हो। अब क्योंकि उनको पता है कि भैया ये दिवाली के टाइम पे काम चलता है या बरसात में काम चलता है, तो अल्टीमेटली वो अपने आप ही खुद आ जाते हैं आपके पास। आंतरिक स्रोत के बच्चों को कुछ लाभ और कुछ सीमाएं दोनों होती है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप ले लो उसके 2 पहलू आपको देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव साइड होगी और एक उसकी नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके लाभ क्या है, अगर आप आंतरिक स्रोतों से अगर आप लोगों को जॉब पे रखते हो तो ऐसे में आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। टोटल पॉइंट इन्होंने 6 पॉइंट बताए हुए हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं कि आपको आंतरिक भर्ती ही करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंक्रीजिंग मोटिवेशन। जब आप अंदर के लोगों को बोल देते हो कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप प्रमोट कर दिए जाओगे, तो ऐसे में वो मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए। इंडस्ट्री में शांति बनी रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर देखो बाई चांस अंदर क्या लिखा है वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, इससे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कंफर्म कर रखा है लोगों को कि भाई अगर आप मेहनत करते हो तो आपको ही हम प्रमोट करेंगे आगे चल के, तो ऐसे में उनके मन में शांति बनी रहती है, कोई भी जॉब छोड़ना नहीं चाहेगा, वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचेगा। तो इसको हम बोलते हैं शांति बनाए रखना। जैसे कारखाने में आपने देखा होगा हड़ताल हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी फिर, क्योंकि ऐसे अगर कोई भी पर्सन करेगा तो उसका जो करियर रिकॉर्ड है वो खराब हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इजी सिलेक्शन है, चयन करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो बहुत अच्छे से जो प्रबंधक है वो उसे जानता है, तो ऐसे में सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नो नीड ऑफ इंडक्शन, मतलब प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया था इंडक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई नया पर्सन आता है जॉब करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि ऑफिस में जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके कलीग्स हैं, उन सभी से उसकी जान पहचान कराई जाती है। अब क्योंकि ये पर्सन पहले से ही काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो ऐसे में इंडक्शन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये भी एक तरह का बेनिफिट आपको। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन करना, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। इसके अंतर्गत एक विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को कमी वाले विभाग में भेजा जाता है। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात बोली हुई है, सरप्लस एम्प्लॉय, मतलब मान के चलो 2 सेक्टर है, ठीक है, एक सेक्टर में क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि वहाँ पे ना एम्प्लॉयज ज्यादा हो गए, तो अल्टीमेटली हम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि उन एक्स्ट्रा जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको हम दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी। लास्ट है बेटा मितव्ययी स्रोत। मितव्ययी का मतलब होता है एक ऐसा स्रोत जहाँ पे खर्चा कम हो, उसको बोलते हैं मितव्ययी स्रोत। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होती, कुछ खास आपको रेडियो टेलीविजन या फिर जो जॉब प्रोवाइड जो कराते हैं उन लोगों को आपको पैसा नहीं देना होता, कमीशन नहीं देनी होती, तो ऐसे में ये जो स्रोत है वो आपके
मितव्ययी स्रोत कहलाते हैं, कम खर्चे वाले स्रोत होते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन कुछ लिमिटेशंस है बेटा, इसकी कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो कमियां टोटल है बेटा 5 कमी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। तो जो नया जो खून है, नई जो टेक्नोलॉजी यूजर्स जो लोग हैं, वो उनकी एंट्री बंद हो जाती है। अगर हम बात करते हैं टीचर्स की, तो अगर पुराने टीचर्स को अगर बेटा आप रखोगे पढ़ाने के लिए, तो वो आपको नॉर्मल उसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे वो पिछले 25 सालों 30 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप नए टीचरों को हायर करते हो तो ऐसे में वो पढ़ाते हैं नई टेक्नोलॉजी से, मतलब इनका जो व्हाइट बोर्ड होता है तो वो भी नए जमाने का होता है, नई टेक्नोलॉजी का होता है। मोबाइल फोन से जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बेटा नई टेक्नोलॉजी की है। अभी उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लेना, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदना, फिर वहाँ पे आप क्या करते हो कि आप ट्यूशन ना जाके आप ऑनलाइन ही कोर्स खरीद लेते हो, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स सस्ता भी पड़ता है एक्चुअली। तो जैसे अभी मैं भी कोर्स अभी मैंने बताया भी है और मैं भी इंट्रोड्यूस करूँगा आगे चल के, जहाँ पे मैं आपको एक बुक भी दूंगा आगे चल के। वो फ्यूचर की बातें है, अभी ऐसी कोई इश्यू नहीं है। अभी तो आप नॉर्मली अपनी पढ़ाई करो जैसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस स्टडी की केस स्टडी प्लस बहुत सारी चीज़ें बेटा मैं आपको देने वाला हूँ आगे चल के। तो आप अगर नए हो इस चैनल पे तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, जनवरी में, फेब में, दिसंबर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली बेटा इसी चैनल पे। ठीक है, कर्मचारियों का सुस्त होना। अब देखो यहाँ पे अगर आपने कर्मचारी के माइंड में ये डाल दिया कि हाँ भाई आपको जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाएगा अगर आप काम करते रहे तो ऐसे में आपने एक सियोरिटी दे दी उसके मन में कि जॉब से वो निकाला नहीं जाएगा। और आपने सरकारी कर्मचारियों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। अब SBI बैंक तो सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है कि आप किसी से कुछ ही पूछो, बोले भाई आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। अब आगे कहाँ जाओ, या बैंक फोड़ के आगे भाग जाओ क्या? लेकिन वहाँ पे यही होता है, सरकारी दफ्तरों में भी काम नहीं होता, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो खुल के क्या बताना, आपको सबको पता ही है सब कुछ क्या चीज़ें हैं। तो अगर कर्मचारी को कहीं ना कहीं ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई उसकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, प्रमोशन उसी को ही मिलेगा, तो ऐसे में वो काम नहीं करता। थर्ड पॉइंट है बेटा नए संगठनों के लिए उपलब्ध ना होना। अगर मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसे में मैं आंतरिक स्रोत ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बिजनेस से भी स्टार्ट किया, अभी कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, तो मैं आंतरिक स्रोत कैसे ले सकता हूँ? तो मुझे बाहर के स्रोत ही लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कर्मचारियों प्रतियोगिता की भावना को ठेस पहुंचाना। अब देखो यहाँ पे क्या है पॉइंट, जब आपको पहले से पता है कि भैया ये जो मैनेजर है ये पिछले 5 सालों से मैनेजर है और GM की पोस्ट खाली है, तो ऑब्वियसली बात है यही आगे आएगा। तो ऐसे में जो प्रतियोगिता है वो तो खत्म हो गई, राइट। तो जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो आपको भी पता है कि फिर लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। इसी वजह से ये वाला पॉइंट आ जाता है बेटा कि वो सुस्त हो जाएगा। जब मुझे पता है कि मेरा ही प्रमोशन होना है, क्योंकि सिर्फ मैं ही एलिजिबल हूँ GM के लिए, क्योंकि इकलौता मैं मैनेजर हूँ, तो ऐसे में मैं GM बनने के लिए भी ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करूँगा। ठीक है, लास्ट है बेटा अतिशीघ्र स्थानांतरण से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि देखो स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। अगर आप जल्दी जल्दी किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते हो तो ऐसे में वो अपने प्रोडक्शन करने की या अपने काम करने की जो भी उसकी स्पीड है या उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है बेटा जो इसके नेगेटिव में काउंट होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत का मतलब बहुत ही सिंपल है कि बिजनेस के बाहर से अगर आप लोगों को लेकर आते हो तो उसको हम बोलते हैं बाहरी स्रोत। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो बेटा ये पूरी लिस्ट दे रखी है। मैं सारी पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें बेटा पूरी लिस्ट है ये आपकी, कि जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लिया आपने। अब ऐसे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक जैसे क्या कह सकते हैं कि फैक्ट्री के गेट पे आपने लगा दिया कि हाँ भैया यहाँ पे एक स्टोर कीपर की आवश्यकता है या वेल्डिंग करने वाले की आवश्यकता है, तो ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है। सेकंड है कैजुअल कॉलर। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन इंटरव्यू देने के लिए आया और आपको अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपने उसका रिज्यूमे रख लेते हो कि बाद में इन फ्यूचर कभी जरूरत होगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो वो कैजुअल कॉलर वो होती है कि आपने इंटरव्यू दिया जनवरी में, लेकिन जनवरी में कंपनी को नीड नहीं थी, हो सकता है मार्च के महीने में उनको नीड हो, तो वो मार्च के महीने में आपको ऐसे ही कॉल कर देंगे, कहेंगे कि आप जनवरी में आए थे तो आप आ जाओ एक बार और इंटरव्यू देने के लिए। मीडिया एडवर्टाइजमेंट। अब मीडिया तो आपको पता है, मीडिया चाहे सोशल मीडिया कह लो, चाहे वो इंटरनेट की मार्केटिंग कह लो, चाहे वो टेलीविजन कह लो, रेडियो कह लो, कुछ भी कह लो, तो वहां से अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो वहां से भी लोग ला सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है बेटा कुछ,
कुछ ऐसे कार्यालय है, सरकारी कार्यालय भी है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम करते हैं, मतलब कि कंपनी और लोग दोनों के बीच में वो काम करते हैं। वो कंपनियों से बातचीत करके एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे भेजते हैं। ठीक। प्लेसमेंट एजेंसी, ये एम्प्लॉय एक्सचेंज आपकी नॉर्मली गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, और ये वाली जो होती है बेटा ये होती है आपकी प्राइवेट एजेंसीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैसे ऐसे ले लेते हैं वो। उसके बाद आता है बेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। बेटा कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो आप स्पेशली इनको ना आप जॉब पे रखते हो। अब ऐसे में क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोगों को हायर करवाते हैं, जैसे सीईओ हो गया, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कोई पर्सन हो गए, मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये वो लोग होते हैं। देखो प्लेसमेंट एजेंसी होती है जो छोटे छोटे लोगों को हायर करवाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो बड़े लोगों को हायर करवाते हैं। प्रिंसिपल हो गए स्कूल के, मतलब जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं उन लोगों को ये हायर करवाते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब कॉलेज कर रहे होते हो आप, और अगर आपका फाइनल ईयर है तो ऐसे में कुछ कंपनी आती है कैंपस में, कॉलेजेस में, और वहाँ से वो रिक्रूट कर लेती है, वहीं से जॉब ऑफर कर देती है। ठीक है, फिर सिफारिशें भी हो जाती है बेटा कुछ, कि जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे अपने भाई को या अपने दोस्त को लगवाना है, तो मैं सिफारिश कर दूंगा कि भाई मेरे दोस्त को लगा दो या मेरे भाई को लगा लो, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, कई बार ठेकेदार होता है, तो ठेकेदार का भी बेटा यही काम होता है। वो क्या करता है, वो बल्क में लोगों को लेके आ जाता है और उस पर वो कमीशन खाता है लेकिन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की अगर हम बात करें तो फिर आगे आपका प्रसारण, इसको छोड़ दो, वेब पब्लिशिंग आ गया, वो इंटरनेट की वाली बात आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको यहाँ पे बतानी है। 11 पॉइंट है, आप इसमें से 6 पॉइंट याद कर लेना, इससे ज्यादा याद मत करना बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा उसमें एक्सप्लेन की हुई है, कुछ खास नहीं है। अब बात आ जाती है बेटा इसके लाभ की और इसकी सीमाओं की। बाहरी वातावरण से अगर आप लेकर आते हो, बिजनेस के बाहर से अगर लोगों को लेकर आते हो, तो अगेन कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस दोनों में। तो लाभ क्या है ऐसे में, अगर आप बाहर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हो, बाहर के स्रोतों से लेकर आते हो, तो आपको बेनिफिट क्या होगा इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है बेटा कि क्वालिफाइड पर्सोनल मिलता है, एक योग्य कर्मचारी मिलता है। अगर देखो 10 लोगों को अगर आपने बुलाया, ठीक है, कि 10 में से फिर आप देखो 10 वो लोग होते हैं जिसको आपने ऑलरेडी अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो बता रखी है। ठीक है, 10 लोग वो है जिनको ऑलरेडी आप अपनी रिक्वायरमेंट बता चुके हो कि भाई आपको ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, और तो उसमें से भी जो बेस्ट होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे, राइट। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं विस्तृत चयन, नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत चयन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लोग, तो ऐसे हो सकता है कि 100 लोग आए, अब 100 लोगों में से आपको कोई एक चुनना है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे, चॉइस करने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन, तो जितने ज्यादा ऑप्शन हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा बेटा आपके पास ऑप्शन हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उतने अच्छे कर्मचारी मिलने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका नवीन गुण, फ्रेश टैलेंट आपको बेटा मिलेगा इसमें। ये बात आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जो भी नया पर्सन आएगा वो नई नई टेक्नोलॉजी को जानता होगा। और जैसे अगर उसने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो ऐसे में उसको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप कैसे चलाना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी चीजें उसको पता है। प्रतियोगी भावना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमेशा बनी रहेगी बेटा। जो बिजनेस में ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके मन में हमेशा कंपटीशन बना रहेगा कि भैया हो सकता है कि बाहर से कोई भी कर्मचारी आ जाए जो हमसे भी अच्छा हो, तो इससे अच्छा ये है कि हम भी मेहनत करें और हम भी उसको कम्पीट करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाता है बेटा पक्षपात की कम संभावना हो जाती है, लेस चांस ऑफ फेवरिज्म। अब इसमें क्या पॉइंट है बेटा, अब देखो जो फेवर अगर आप लेते हो बेटा किसी का भी, अब फेवर कैसे हो सकता है, फेवर ये हो सकता है कि कोई लेडी कोई है एम्प्लॉय, और ऐसे में आपका जो बॉस है अब उसकी कुछ बातचीत अच्छी है उससे। अब ऐसे में उसने उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आगे चल के सुपरवाइजर बनोगे तो आप ही बनोगे और कोई चांस नहीं है। बट अगर उस कंपनी का ये पॉलिसी है उस कंपनी की कि बाहर से भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं प्लस अंदर के लोग, तो दोनों को हम कंपीट करके देखते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं कौन सा बेटर है। मतलब हम बाहर से भी मंगाएंगे और हम अंदर के लोगों को भी देखेंगे। तो ऐसे में अगर आप अंदर के लोगों को कंपेयर करते हो बाहर के लोगों से, तो ऐसे में क्योंकि आपने बाहर के लोगों को भी बुलाना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने जिस लेडी को प्रॉमिस किया है, आपके बॉस ने जो प्रॉमिस किया
वो पूरा नहीं कर पाएगा वो प्रॉमिस। रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि आप अंदर के लोगों को कंपेयर करोगे बाहर के लोगों से जो आ रहे हैं। हो सकता है कि बाहर से जो पर्सन आए उसको एक्सपीरियंस उस लड़की से बहुत ज़्यादा हो, उसने लास्ट कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराया हो, तो इस वजह से भी आपका जो पक्षपात जो होता है उसकी संभावना कम रहती है। अगर हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन, तो बिल्कुल इसकी लिमिटेशन भी है। सबसे पहली लिमिटेशन तो बेटा यही होती है कि अगर मैं किसी कंपनी को 15 साल दे रहा हूँ तो मैं हकदार हूँ उस कंपनी में प्रमोशन पाने के। लेकिन अगर प्रमोशन कोई और पा जाता है या बाहर से सीधा डायरेक्ट भर्ती हो जाती है जीएम की, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो पहला पॉइंट है बेटा, वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि बनी रहती है। लंबी प्रक्रिया है। अगर आप बाहर से लोगों को लेकर आते हो तो बेटा एक लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो अगर आपको जल्दी चाहिए एम्प्लॉय, जल्दी काम पे रखना है, तो वो आप पॉसिबल नहीं कर पाओगे इससे। कॉस्टली प्रोसेस है बिल्कुल। आप इंटरव्यू लेने के लिए भी पर्सन रखते हो, फिर आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो, बहुत सारा प्रोसेस है, इसमें बहुत पैसा लगता है बेटा। तो पहले तो ये हो गया लेंदी प्रोसेस, दूसरा हो गया कॉस्टली प्रोसेस। गलत चयन की संभावना, तो बेटा देखो जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं जरूरी नहीं है कि आप उसमें से बेस्ट ही चुनो। हो सकता है कि आप उसमें से वर्स्ट चुन लो, कोई खराब चुन लो, क्योंकि इंसान ही सिलेक्ट करता है। इंटरव्यू लेने वाला भी एक इंसान है, हो सकता है वो गलत डिसीजन ले ले। ठीक है, अब बात आ जाती है बेटा लास्ट की, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि हो जाती है। श्रम परिवर्तन दर का मतलब क्या होता है कि आप एक एम्प्लॉय को इतनी ट्रेनिंग देते हो, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करते हो ताकि वो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। अगर आप सभी के लिए ये सारी चीजें करते रहते हो तो ऐसे में वो जो कॉस्ट आती है उसको काम सिखाने की, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो हमारा है चयन या अवधारणा एवं प्रक्रिया। ठीक है, ये करेंगे हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अभी की वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। इससे ज्यादा तो आप बोर हो जाओगे पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो बेटा, ये वाली वीडियो आएगी जिसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस या चयन की प्रक्रिया देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये तो नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बेटा जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। दोस्तों के साथ बेटा पढ़ोगे बहुत बेनिफिट होगा। मान के चलो कि देखो कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं है कि आप चोरी चुप के पढ़ोगे, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए, मेरे दोस्त की गलती से भी मेरी लगनी चाहिए। 12th है बेटा, अगर आप अपने दोस्त के साथ पढ़ते हो और ऐसे में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और आपके दोस्त के भी सेम आते हैं तो बेटा एक अच्छे कॉलेज में जाओगे दोनों साथ साथ। और बिना दोस्ती के तो मजा भी नहीं आता बेटा कॉलेज में। कॉलेज में क्या, कहीं पर भी मजा नहीं आता बिना दोस्ती के। ठीक है, तो पढ़ाई इस तरीके से करो कि आप दोनों के मार्क्स अच्छे हैं। आप दोनों, आप 3 भी हो सकते हो, आपका फ्रेंड सर्कल आपका 4, 5, 6, 7 लोगों का भी हो सकता है। अगर आप सभी के अगर मार्क्स अगर सेम आएंगे तो आप सेम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सेम कॉलेज में जो मस्ती अभी आप स्कूल में करते थे वो कॉलेज में करोगे। ठीक, तो जितना ज्यादा हो सके बेटा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सभी साथ बैठ के पढ़ो बेटा मेरी वीडियो देख के, और कोई भी डाउट हो तो साथ में मिलकर बेटा डिस्कस करो, मुझसे पूछो, मैं जो आंसर दूंगा फिर उसको डिस्कस करो साथ में बेटा। याद करो कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा हर चीज में। ठीक है, हाँ बीच में बेटा देखो कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ सकती, कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि काम हो जाता है, कभी मुझे भी काम पड़ जाता है, तो ऐसे में बी पेशेंस। ठीक है, डेली कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाल चाल पूछ सकते हो, तो जैसे भी टाइम लगेगा मैं आपको कमेंट में बताता रहूंगा। ठीक, लेकिन अगर कभी वीडियो नहीं आती तो कोई बात है बेटा, पेशेंस बना के रखो, सब मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिलता तो इस वजह से कभी कभी लेट हो जाता है, बट चांसेस पूरे है बेटा, वीडियो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मार्क्स लेके आने बेटा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है।